हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों रक्षाबंधन है और आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आप बस अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू आप रखें। और आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स में कुछ पॉइंट्स, आपको स्पेशल पॉइंट जो कुछ रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर मैं आपको जनरल इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा आउटलाइन आपको दे रहा हूँ। अब इसमें एक्चुअली में क्या है कि दो टर्म आती हैं, एक ऑस्मोटिक प्रेशर है और एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। अब इन दोनों टर्मों में बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इवन ये जो दोनों टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी क्या है, कीमत होती है, लेकिन इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर एक पॉजिटिव वैल्यू रखता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक नेगेटिव वैल्यू रखता है। क्लियर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करें तो इट इज ए प्रेशर developed by the solution to prevent inward movement of water molecule। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम साई से रिप्रेजेंट, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर की मैं बात करूं, जनरल आइडिया दूं आपको, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसको पाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड टर्म आती है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं साई एस से। क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल है। क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल है। और इसको हमने डिस्कस कर लिया है वाटर पोटेंशियल के साथ में, क्योंकि वाटर पोटेंशियल का क्या है, कंपोनेंट है। और इसको डिफाइन हम किस तरीके से करते हैं कि माने जो सॉल्यूट पोटेंशियल है इसके अंदर इट इज द पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो टर्म है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू इट्स पोटेंशियल is known as osmotic potential, that is also known as solute potential इसको बोलते हैं। और solute potential always ये नेगेटिव वैल्यू रखता है। ठीक है। और जबकि osmotic pressure always पॉजिटिव वैल्यू इसकी होती है। क्लियर। न्यूमेरिकली ये दोनों क्या है? सेम। पोटेंशियल सीधी सी बात है, पोटेंशियल का सीधा है।
वाटर अवेलेबिलिटी इज लो, ठीक है, और प्लांट प्लांट के अगेंस्ट। क्लियर। अब ये जो विल्टिंग है इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक इंसिपिएंट विल्टिंग होती है, इंसिपिएंट विल्टिंग होती है, एक टेम्पररी विल्टिंग होती है, टेम्पररी विल्टिंग, और एक परमानेंट विल्टिंग होती है, एक परमानेंट विल्टिंग होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द विल्टिंग। क्लियर। अब मैं यहाँ पे बात करूं इंसिपिएंट विल्टिंग की। तो इंसिपिएंट विल्टिंग क्या है कि जब आपको पता है, मैंने आपको कंडीशन बताया था कि प्लाज्मोलाइसिस आपको समझाया था, ठीक है। वहाँ पर मैंने क्या किया था कि एक कंटेनर में एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने प्लांट सेल को प्लेस किया था। क्लियर। और उस प्लांट सेल में फिर मैंने क्या है कि एक्जोस्मोसिस को नोटिस किया था, ठीक है, क्योंकि किस सॉल्यूशन में रखा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। और आपको पता है तो अंदर जो सिचुएशन है सेल की वो क्या रहेगी, हाइपोटोनिक रहेगी, क्योंकि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ये दोनों टर्म एक दूसरे के रेफरेंस में आती हैं ऑलवेज, सेपरेट इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेल का जो कंटेंट है, ठीक है, दैट कम आउट फ्रॉम द सेल, मीन्स sap is come out from the cell, and as a result of which there occurs shrinkage of the cytoplasm, shrinkage of the protoplast of the cell। क्लियर। तो सेल मेम्ब्रेन समेत पूरा वैक्यूल या पूरा जो कंटेंट है सेल का वो एक कॉर्नर पर ही क्या है, सिचुएटेड हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि शेप साइज में कोई कमी नहीं आती, ठीक है, नो साइन एंड सिम्टम्स अकर। क्लियर। तो यहाँ पे हमें इंसिपिएंट विल्टिंग में कोई भी साइन सिम्टम्स हमें नजर नहीं आते हैं। मींस इस सेल को हम आउटसाइड से यदि देखें तो हमें कोई साइन सिम्टम इसमें नजर नहीं आएगा। तो ये इंसिपिएंट विल्टिंग है, अर्ली स्टेज है ये विल्टिंग की। क्लियर। अब इसके बाद में टेम्पररी विल्टिंग में क्या होगा, टेम्पररी विल्टिंग में ये होगा कि इस विल्टिंग में साइन और सिम्टम्स आ जाते हैं। मींस जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि ये प्लांट की लीफ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूअस हो रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी है नहीं, तो क्या है इसमें ड्रूपिंग आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो लीफ है ड्रूप्स डाउन, ठीक है, ड्रूप्स डाउन, मींस यहाँ पर साइन सिम्टम्स क्या आ गया, ड्रूप्स डाउन, ठीक है। तो लीफ क्या है, मुरझा गई, लीफ क्या है, मुरझा गई। तो ये टेम्पररी विल्टिंग है। और टेम्पररी विल्टिंग में यदि हम प्लांट को प्रॉपर वाटर सप्लाई कर दें, ठीक है, तो अगेन ये लीफ टर्जिडिटी को गेन कर लेगी और दोबारा से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो ये टेम्पररी विल्टिंग में होगा। क्लियर। इसके बाद में परमानेंट विल्टिंग की हम बात करें, परमानेंट विल्टिंग में कि यदि ये जो फिनोमेना है कंटिन्यूअस चल रहा है, कि कंटिन्यूअस जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो मिनिमम रहे और ट्रांसपिरेशन होता रहे कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो परमानेंट विल्टिंग आ जाएगी। और परमानेंट विल्टिंग मतलब ये एक तरीके से क्या है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूअस वाटर की शॉर्टेज बनी रहे सॉइल के अंदर और ट्रांसपिरेशन होता रहे। क्लियर। अब इसमें क्या है कि जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है या ऑर्गन है प्लांट्स का वो पूरी तरीके से मुरझा जाएगा, येलोइश कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम फिर इस सिचुएशन में यदि प्लांट को हम प्रॉपर वाटर सप्लाई दें, ठीक है, तो दोबारा से ये जो लीफ है जो येलोइश कलर की हो गई है, ठीक है, ड्रूपिंग उसमें आ गया है, वो दोबारा से नॉर्मल शेप में नहीं जाएगी, मींस उसकी टर्जिडिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। एंड फाइनली दिस लीफ ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम द प्लांट्स, या और कोई भी ऑर्गन हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप विल्टिंग का आइडिया ले सकते हैं। इज इट क्लियर। इसके बाद में एक और पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई ट्रांसलोकेशन क्या है। ट्रांसलोकेशन जनरली मैंने आपको बताया था
कि ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांसलोकेशन ऑपरेट्स आइदर ड्यू टू पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, मतलब जो ट्रांसलोकेशन है वो ऑपरेट्स आइदर ड्यू टू पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक pressure gradient as in phloem or a negative hydrostatic pressure gradient as in xylem। ठीक है, वहां ट्रांसपिरेशन पुल हमने देखा था, जैसे सक्शन प्रेशर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रांसलोकेशन है वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है फ्लोएम के केस में, क्योंकि फूड ट्रांसपोर्ट होता है, और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट ये जाइलम में डेवलप होता है, जिसकी हेल्प से क्या है कि जो वाटर कॉलम्स हैं दे राइजेस इन द बॉडी ऑफ द प्लांट। ठीक है, इस तरीके से ये आप इसका आइडिया आप ले सकते हैं। दूसरी एक मैं यहाँ टर्म की बात करूं, ठीक है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट का जनरल एनसीईआरटी में गिवन है, तो उसको आप थोड़ा समझिए। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट दैट इज ऑल्सो नोन एज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि एक्चुअली में मलपीही ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था ये फाइंड आउट करने के लिए कि फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट दैट इज ऑल्सो नोन एज रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि मलपीही ने इसके बारे में बताया था, और इस एक्सपेरिमेंट में हम करते क्या है, सबसे पहले रिंगिंग को समझिए आप कि हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर प्लांट का स्टेम हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब इस स्टेम को हमने रिंगिंग कर दिया। रिंगिंग का मतलब है बार्क, रिमूवल ऑफ बार्क। रिंगिंग का मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ बार्क। और हमने क्या किया कि इस स्टेम में से मैं आपको यहाँ पे ये दिखा सकता हूं कि ये बार्क को हमने रिमूव किया। ठीक है, इसको आप हटा करके कि बार्क इज रिमूव्ड दैट ऑल्सो कंटेन फ्लोएम लेयर। ठीक है, या फिर ये इसका बेसल पार्ट है स्टेम का। क्लियर, ये हमने यहाँ पे रिंगिंग कर लिया। रिंगिंग का मीन्स है कि स्टेम की बार्क को रिमूव कर दिया अलोंग विथ फ्लोएम लेयर। ठीक है, तो आफ्टर फ्यू डेज हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोअर पार्ट है, ठीक है, वहां क्या है, फूड की सप्लाई नहीं हुई, और जो एबव पार्ट है जहां रिंगिंग हुई है वहां पर ये जो पार्ट है ये स्वेलन हो गया है। मीन्स आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एबव पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट पे क्या है, फूड का डिपोजिशन हो गया इधर। ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, स्वेलो हो गया। ठीक है ना, क्यों हो गया, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फूड, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फूड। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से फ्लोएम भी रिमूव हो गया ना। अब फ्लोएम रिमूव हो गया तो फूड क्या है, ट्रांसलोकेट नहीं कर पाया। मीन्स रूट तक फूड की सप्लाई नहीं हो पाई। अब रूट तक सप्लाई नहीं हो पाई तो रूट स्टार्ट डाइंग। ठीक है, अब यहाँ पे रूट मर जाएगी। क्लियर, रूट मर जाएगी। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी स्टेम में या किसी भी प्लांट में रिंगिंग करते हैं, ठीक है, तो रिंगिंग करते हैं तो रिंगिंग में रूट डाइज फर्स्ट। ठीक है, तो पहले प्लांट की रूट मरती है फिर स्टेम मरता है। इज इट क्लियर, क्योंकि प्लांट का तो हर पार्ट क्या है अपना, फूड अलग लेता है, रेस्पिरेशन अलग करता है।
क्लियर। तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट जब किसी प्लांट में हम करते हैं तो उसकी रूट पहले डाई करती है, उसके बाद स्टेम एंड देन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इज इट क्लियर। तो ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आप समझ गए। तो ये जो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है, ये दिस एक्सपेरिमेंट स्ट्रांगली सजेस्ट दैट फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। क्लियर। तो जो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है, इसने बिल्कुल ठोक के ये बोला था कि फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। क्लियर। तो phloem is responsible for translocation of food with the help of, that is the phloem. Is it clear? रिंगिंग एक्सपेरिमेंट समझ गए। इसके बाद में यहाँ पे एक बात और आपको समझनी है कि भाई मैंने आपको मिनरल एब्जॉर्प्शन भी बताया कि प्लांट कैसे मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन भी क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है मिनरल्स की कंसंट्रेशन पर। किस पर डिपेंड करता है? मिनरल्स की कंसंट्रेशन पर। यदि सॉइल के अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और रूट हेयर सेल में मिनरल की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो इजीली जो यहाँ पे मिनरल एब्जॉर्प्शन है वो पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मींस विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। और यदि मिनरल की कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर कम है और रूट हेयर सेल में ज्यादा है, तब मिनरल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे प्लांट्स के थ्रू। तो यहाँ पर एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे तो मींस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यहाँ पे होगा, मींस एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। इज इट क्लियर। अब यदि मैं ट्रांसलोकेशन की बात करूं मिनरल्स की प्लांट में, तो वाटर के साथ ही मिनरल भी क्या है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और प्लांट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं पैसिवली भी और एक्टिवली। इवन वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, पैसिव प्रोसेस है, लेकिन मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव पैसिव दोनों प्रोसेस के थ्रू होता है। क्या है, दोनों प्रोसेस के थ्रू होता है, और इसमें बहुत सारी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन काम करती है। ठीक है। अब आपने ये देखा होगा कि प्लांट का यदि कोई पार्ट डाई करता है, सेनेसेंट होती है उसके अंदर, ठीक है, एजिंग होती है, तो उस पार्ट का जो मिनरल कंटेंट है, ठीक है, वो मोबिलाइज कर देता है यंग पार्ट्स में। प्लांट के यंग पार्ट्स में वो फूड, वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स सभी ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। चाहे वो पार्ट्स आपका एपिकल मेरिस्टेम हो या फिर, ठीक है, मतलब जो ग्रोइंग रीजन्स है ना, वहां फूड या न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। ठीक है। इज इट क्लियर। चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम है या फिर लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, या फिर यंग लीव्स हैं, या फिर, ठीक है, डेवलपिंग फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, सबके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स ट्रांसफर हो जाते हैं। इज इट क्लियर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एनी प्लांट पार्ट्स अंडरगोस सेनेसेंस, nutrients may be withdrawn from such regions and moved to the growing parts, ठीक है, such as apical meristem, lateral meristem, और growing leaves, growing buds, ठीक है, developing flowers, fruits and seeds also. Is it clear? अब इसमें क्या है कि जो कुछ मिनरल्स हैं वो अच्छे से मोबिलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, तो ये मोबिलाइज कर जाते हैं। इसको मोबिलाइजेशन ऑफ द मिनरल बोलते हैं। ठीक है। कहां से? सेनेसेंट पार्ट से। ठीक है। जो ईस्ड पार्ट है, ठीक है, वहां से क्या है, मोबिलाइज कर दिया जाते हैं। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो मोबिलाइजेशन शो नहीं करते हैं, रीमोबिलाइज नहीं हो पाते, स्पेशली वो मिनरल्स जो सेल का स्ट्रक्चरल बनाते हैं, स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स होते हैं, वो मिनरल्स, ठीक है, रिमोबिलाइज नहीं होते हैं। इज इट क्लियर। और इसमें सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है कैल्शियम। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिमोबिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि कैल्शियम इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। क्लियर। क्योंकि मिडिल लेमल है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। तो कैल्शियम क्या है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल का, तो ये मोबिलाइजेशन शो नहीं करते। और आगे मिनरल न्यूट्रिशन आ रहा है, इसमें मैंने आपको क्या है डिस्कस करना है। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट आपके हो गए क्लियर। अब मैं यहाँ पे आगे, आप नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लीजिए।
मिनरल न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूं। अगला जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। क्लियर भाई? न्यूट्रिशन आप जानते हैं क्या है कि द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, मीन्स एनर्जी के लिए सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो न्यूट्रिएंट्स को क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो मिनरल न्यूट्रिशन है ये क्या है एक्चुअली में, कि इट इज द स्टडी ऑफ source of minerals, their absorption, distribution and utilization of the plants for their own growth and development is known as mineral nutrition. Clear? और nutrients आप जानते हैं, nutrients का मीन्स होता है कि substances that are present in the food, उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स बेसिकली दो कैटेगरी में हम पढ़ते। क्लियर? एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? और इस चैप्टर में हमें जो डिस्कस करना है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करना है। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आप जानते हैं कि पहले CO2 आएगा, ठीक है, CO2, वाटर, ठीक है, और मिनरल्स। और क्या? मिनरल्स। तो ये क्या है? मेनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी ऑर्गेनिक में तो आप जानते ही हैं भाई, ऑर्गेनिक में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। और आपको ये भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये दोनों क्या हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स स्पेशली। और प्रोटीन्स क्या है, ये बॉडी बिल्डिंग है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है और ये सेल का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। क्लियर? बहुत सारे हार्मोन्स हैं, दे आर प्रोटीनेशियस नेचर। इवन सेल का जो साइटोप्लाज्म है इट इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर। क्लियर? तो सेल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पार्टी होता है, ठीक है, एक्सेप्ट वाटर। ठीक है, अब विटामिन्स को आप जानते हैं। विटामिन्स क्या है, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। ठीक है, इवन मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स में विटामिन्स के अलावा हार्मोन्स भी आते हैं और एंजाइम्स भी आते हैं। और विटामिन्स के बारे में डिस्कस करें तो आप जानते हैं कि विटामिन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ठीक है, तो विटामिन्स आपको पता है कि माइन्यूट अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इज इट क्लियर? ये आप समझ गए, ये बात आपकी समझ आ गई। तो इस चैप्टर में हमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्पेशली डिस्कस करना है। क्लियर? बात समझ रहे हैं ना आप? अब आप एक बात समझिए कि हाउ टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट्स बाय द प्लांट्स। प्लांट्स की जो मिनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लियर, उसको कैसे स्टडी करते हैं भाई? हम ये अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स में 17 एलिमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं। ठीक है, 17 एलिमेंट्स क्या हैं प्लांट्स में, वेरी वेरी इसेंशियल हैं। लेकिन हमें कैसे फाइंड आउट करें? ठीक है, तो इसके लिए हमें एक टेक्निक के बारे में पता लगता है एंड दैट टेक्निक इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। और फर्स्टली इस टेक्निक को जो डेवलप किया था वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, दैट इज जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक ने हाइड्रोपोनिक्स को डेवलप किया था। जूलियस वॉन सैक ने हाइड्रोपोनिक्स को डेवलप किया था
और ये टेक्निक क्या है एक्चुअली में कि इट इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। इज इट क्लियर? तो ये क्या है हाइड्रोपोनिक्स? इट इज ए टेक्निक ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विदाउट using soil in a nutrient medium। ठीक है, इज इट क्लियर? तो जूलियस वॉन सैक ने इस टेक्निक को डेवलप किया था। कब किया था? 1860। ठीक है, क्लियर? फोटोसिंथेसिस में भी ये साइंटिस्ट इनका नाम आता है, इनका कंट्रीब्यूशन है। और इस टेक्निक में क्या है? कुछ भी नहीं है। हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, हमने क्या है, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर एक प्लांट्स को ग्रो हमने कराया, ठीक है, एक प्लांट्स को ग्रो कराया हमने। ये इसका रूट सिस्टम है प्लांट्स का, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिया? न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है, क्या लिया? न्यूट्रिएंट मीडियम लिया यहाँ पे। और अब देखो, अब कोई भी प्लांट है, उस प्लांट को भाई रूट, स्टेम, लीफ, 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट्स हैं, रूट्स का काम क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, प्रॉपर एयर लेना, ये काम है रूट का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक प्योरीफाई वाटर ले लिया है। ये न्यूट्रिएंट मीडियम है ना, प्योरीफाइड वाटर, मतलब हमने ऐसा वाटर लिया है जिसमें बिल्कुल मिनरल फ्री है, जो मिनरल फ्री है। अब हम क्या करेंगे? अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, मिनरल्स ऐड करेंगे इस वाटर में, ठीक है। अब मिनरल ऐड करते जाएंगे और मिनरल ऐड करते करते फिर ये जो प्लांट्स है अपना रूट्स के हेल्प से मिनरल्स एब्जॉर्ब करता रहेगा, वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है। तो इस टेक्निक की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि विच मिनरल इज एसेंशियल एंड विच मिनरल इज नॉट एसेंशियल। ये हम, ठीक है, इस टेक्निक की हेल्प से क्लियरिफाई कर पाए और इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी को भी हमने आइडेंटिफाई इसी टेक्निक की हेल्प से किया, ठीक है। इवन इस टेक्निक का क्या है कि कॉमर्शियली काफ़ी वेजिटेबल्स हम ऑब्टेन करते हैं इस टेक्निक की हेल्प से, ठीक है। टोमेटो हम काफ़ी मात्रा में उगाते हैं, ठीक है। लेट्यूस, सीडलेस कुकुम्बर, क्लियर, ठीक है। और यही 3 टर्म दी हुई हैं, 3 एग्जाम्पल दिए हैं आपकी एनसीईआरटी में भी, मतलब टीएलसी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कुकुम्बर, सीडलेस, क्लियर। टोमेटो, लेट्यूस, सीडलेस, इनका जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन है वो हाइड्रोपोनिक्स की हेल्प से हम कर सकते हैं, क्लियर। आप बात समझ रहे हैं मेरी? इसके बाद में अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब रूट को एयर भी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, हम एरेटिंग ट्यूब भी यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। ये एरेटिंग ट्यूब हमने लगा दी यहाँ, क्लियर, ये एरेटिंग ट्यूब लगा दी। इसके बाद में मिनरल्स एडिशन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फनल भी लगा देंगे वाटर मिनरल ऐड करने के लिए, ठीक है। एक फनल भी यहाँ पे हम लगा देते हैं, वो आप डायग्राम एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है। ये फनल लगा देते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो फनल वाटर और मिनरल्स को ऐड करने के लिए है, और ये क्या है, एरेटिंग ट्यूब है। क्यों? क्योंकि एयर भी तो चाहिए ना रूट को, भाई रूट रेस्पिरेशन करेगी कि नहीं, फूड इसके पास आएगा, ठीक है, लेकिन उसका रेस्पिरेशन भी तो होना है ना, तो प्रॉपर एयर चाहिए, क्लियर। और ये फनल हमने लगा दी है मिनरल और वाटर ऐड करने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब प्योरीफाई वाटर हमने लिया और हम यहाँ पर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है,
है ना, ये फास्फोरस है, नाइट्रोजन, ये ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, और जो ऐड ना करें तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी हमें क्या है, इजीली विजिबल हो जाएंगे कि नहीं। भाई हमने यहाँ जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन में हम कैल्शियम को ना डालें तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे कि नहीं। इस सॉल्यूशन में हम फास्फोरस को ना लें तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी से प्लांट्स में ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। क्लियर, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो इस टेक्निक, ये एक बहुत ही फंडामेंटल टेक्निक हुई और इसी की हेल्प से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि विच मिनरल इज इसेंशियल एंड विच मिनरल नॉट इसेंशियल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो काफ़ी अमाउंट में इस टेक्निक की हेल्प से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इवन फॉरेन कंट्री में तो काफ़ी इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ कोई झंझट नहीं है, ना कोई वीड का झंझट, ना किसी का झंझट। बस न्यूट्रिएंट मीडियम को आप टाइम टू टाइम, ठीक है, चेक करते रहें, बस आप ऐड करते जाएं टाइम टू टाइम। क्लियर, बात समझ रहे हैं ना। तो इस बात से हमें ये क्लियर हुआ कि प्लांट्स के लिए 17 एलिमेंट्स हैं जो इसेंशियल हैं। ठीक है, जिसमें 9 हमारे मैक्रो एलिमेंट्स हैं और 8 माइक्रो एलिमेंट हैं। क्लियर, 9 क्या है, मैक्रो एलिमेंट्स, और 8 क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स। क्लियर, बात समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारी बेनिफिट्स इस टेक्निक के हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। ठीक है, किसी भी मिनरल को आप इसेंशियल कब बोलेंगे, कब बोलेंगे आप किसी मिनरल को कि भाई ये इसेंशियल है। ठीक है, हम उस मिनरल को इसेंशियल बोलेंगे, ए मिनरल is said to be essential for plant if it has a specific structural or physical role. If it has structural or physical role and without which plant cannot complete their life cycle. तो उस मिनरल को, उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसेंशियल एलिमेंट्स उसको बोला जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि वो मिनरल जिसके बगैर प्लांट अपनी लाइफ साइकिल क्या है, कंप्लीट ना कर पाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स उसको बोलेंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया जो रखा है एसेंशियलिटी का, ठीक है, वो क्राइटेरिया आप लोगों को समझना है। ठीक है, एक्चुअली में पहला जो क्राइटेरिया है कि एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो इन रिप्रोडक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, मतलब उस जो क्राइटेरिया होगा पहला, ठीक है, कि उस मिनरल को एसेंशियल बोलेंगे जो इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब विदाउट विच प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, प्लांट इस मिनरल के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। इज इट क्लियर, बात आप समझ रहे हैं ना। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो उस मिनरल को हम इसेंशियल बोलेंगे जिस मिनरल का रिप्लेस ना हो। ठीक है, वो मिनरल रिप्लेसेबल ना हो अदर किसी मिनरल के थ्रू। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो नॉट रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल। ठीक है, मतलब एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए, मींस उसकी कमी को वही पूरा करे। ऐसा नहीं है कि उस मिनरल का कोई अल्टरनेट हो, कोई अल्टरनेट नहीं होना चाहिए उसका, वही उसके लिए रिक्वायर होना चाहिए बस। ठीक है, तो ऐसे
मिनरल को हम क्या बोलेंगे, या ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे, हम एसेंशियल बोलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। थर्ड जो बात हम यहाँ पे करें कि द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ठीक है, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड in the metabolism of the plant, in the metabolism of the plants, मतलब सीधा सीधा इन्वॉल्व हो। क्लियर? अब जैसे मैं हूं, मैं आपको बायो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बायो के अलावा मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं तो, फिजिक्स आपको पढ़ा दूं तो, ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो मैं क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूं। इज इट क्लियर? तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट मेरा यही है कि मैं आपको बायो ही पढ़ाऊं बस। ठीक है। अब ऐसे ही इनके बारे में आप यहां पे देख सकते हैं कि पहली जो क्राइटेरिया है किसी भी एसेंशियल एलिमेंट का, उसमें पहला क्राइटेरिया क्या कह रहा है, ठीक है, कि एलिमेंट जो एब्सोल्युटली नेसेसरी, व्हाट, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, विदाउट विच प्लांट इज अनेबल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है कि भाई बायोलॉजी आप मेरे से ही पढ़ो बस, और किसी से ना पढ़ो आप। क्लियर? ठीक है, बायोलॉजी आप मेरे से ही पढ़ो और मैं आपकी सर्वाइवलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हूं। क्लियर? ये आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। हालांकि मैं तो ऐसे ही हूँ, एक बहुत छोटा सा टीचर हूँ, ज़्यादा मुझे आता नहीं है, लेकिन आप देख ही रहे हैं मुझे। ठीक है। दूसरी बात, नॉट रिप्लेसेबल। नॉट रिप्लेसेबल का मतलब है कि आप मेरी ही वीडियो देखें और किसी टीचर की नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं ही एसेंशियल हूँ आपकी नीट को क्रैक कराने के लिए। ठीक है, मतलब आप मेरे को रिप्लेस ना करें, नॉट रिप्लेसेबल। बायोलॉजी आप पढ़ें, केवल मेरे से पढ़ें, वही यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, यही मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं। क्लियर? ठीक है। और इवन एजुकेशन है, ये तो आप ना कहीं से भी लिख ले सकते हैं, ये तो एक समझाने वाली बात थी आप लोगों को। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये इसेंशियल एलिमेंट का जो क्राइटेरिया है वो आप समझ गए ना, क्राइटेरिया एसेंशियलिटी का। इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ पे आगे डिस्कस करूं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स। ठीक है, 2 टाइप आ जाएंगे इसमें। एक मैक्रो एलिमेंट, या इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोल दें, कोई परेशानी। दूसरा माइक्रो एलिमेंट्स, या इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल दें, कोई परेशानी। या फिर ट्रेस एलिमेंट इनको बोल दें, कोई दिक्कत। इवन हमें ये पता है कि जो सॉइल है, सॉइल के अंदर मोर देन 60 मिनरल्स आर फाउंड। ठीक है, अब तक 105 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए हैं, उसमें से 60 जो एलिमेंट है वो सॉइल के अंदर, 60 से ज़्यादा एलिमेंट सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इनमें भी जो 17 है वो इसेंशियल एलिमेंट है। 17 क्या है? इसेंशियल एलिमेंट है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि मैक्रो एलिमेंट्स, माने मैक्रो एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जिन एलिमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स मोर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको बोलेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स को मोर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर,
ठीक है। अब ड्राई मैटर क्या है? ड्राई मैटर का सीधा मतलब है कि प्लांट के पार्ट से वाटर को रिमूव कर दो आप। वाटर रिमूवल के बाद जो मैटर यहाँ पे बचेगा दैट इज द ड्राई मैटर। इज इट क्लियर? आप बात समझ रहे हैं ना? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करता है मोर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है। इसके बाद में माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट दैट इज लेस देन, ठीक है, दैट इज लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है। मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर 9 इन नंबर और ये दे आर 8 इन नंबर। क्लियर? दे आर 9 इन नंबर, दे आर 8 इन नंबर। इज इट क्लियर? और इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल इसमें जो आ रहे हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है। ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। मीन्स इनको लर्न करने की जो ट्रिक है, ठीक है, वो क्या है कि कल पी के कौन मांगे से। ठीक है। कल पी के कौन मांगे से, ये मैं आगे आपको थोड़ा डिस्कस कराऊंगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। ठीक है। ये आगे मैं डिस्कस करूंगा आपको जो ट्रिक्स वगैरह हैं एक बार। ठीक है। और माइक्रो एलिमेंट्स में आपके कितने 8 एलिमेंट आते हैं और जो 8 एलिमेंट है ना वो आप कैसे समझ सकते हैं कि उसमें आपका आ जाता है, ठीक है भाई, जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, वो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जो सीरीज है पूरी, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब। ठीक है। तो ये सब क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और इनके अलावा जो हैं बोरॉन है, क्लोरीन है और मोलिब्डेनम है। मीन्स इन सभी एलिमेंट्स में मैं आपको बात करूं, ठीक है, मैग्नीज आ जाता है, मैग्नीज आ जाता है, आयरन आ जाता है, ठीक है, मैग्नीज आ जाता है, आयरन आ जाता है, निकल आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है, जिंक आ जाता है, बोरॉन आ जाता है, मोलिब्डेनम आ जाता है और क्लोरीन आ जाता है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम मुझे आपको और आगे इसके ट्रिक के बारे में थोड़ा डिस्कशन मुझे करना है। और यहाँ पे मैं एक बात और आपको लास्ट में बता दूं कि इन सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों वाटर और CO2 से ऑब्टेंड इन्हें हम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये नॉन मिनरल एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इनके बारे में आप जानते हैं कि ये फ्रेमवर्क एलिमेंट है। ठीक है। क्लियर? इसके बाद में बाकी है वो मिनरल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि बाकी क्या है, सॉइल से ऑब्टेंड हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये डिस्कस कराऊंगा स्टूडेंट, आप अच्छे से पढ़ते रहें, बस यही मेरा आपको को कहना है। और आपको अच्छा लगता है यदि मेरा वीडियो, तो आप अच्छे से उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।